आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ का सार तथा मुख्य बिंदु। और इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in और इससे संबंधित नोट्स आप मेरी पुस्तक समाधान से भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी पुस्तक समाधान अमेज़ॉन तथा सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता कहा गया है। सेल्यूलाइड का अर्थ होता है कि कहानी को हूबहू कैमरे की सहायता से पर्दे पर उतारना, और इस फिल्म में हिंदी साहित्य की एक दिल को छू लेने वाली कहानी को बड़ी ही सफलता के साथ कैमरे की रील में उतारकर चलचित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह फिल्म लोक तत्वों को समेटे संवेदना और भावना प्रधान फिल्म थी। इस पूरी फिल्म में भावुकता, संवेदना और मार्मिकता भरी हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता थी। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे क्योंकि इस कहानी का निर्माण शैलेंद्र ने पैसा व यश कमाने के लिए न करके आत्मसंतुष्टि के लिए किया था। इसमें मुख्य साहित्य से ना तो कोई छेड़छाड़ की गई थी और ना ही लोगों को लुभाने के लिए लटके झटकों का प्रयोग किया गया था। इसमें करुणा का भाव इस तरह भरा गया था कि भावनात्मक शोषण ना हो सके। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थीं उनको समझना मुनाफा कमाने वाले लोगों के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था उनको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता था। इसलिए तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखे, पर रुचि की आड़ में उथले और सस्ते मनोरंजन को उनके सामने ना परोसे। कलाकार को चाहिए कि वह दर्शकों की रुचि का परिष्कार करे, अर्थात दर्शकों की रुचि को ऊपर उठाए और उसे उन्नत करे। शैलेंद्र के अनुसार दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म निर्माता को कोई भी बिना मतलब की चीज़ दर्शकों को नहीं दिखानी चाहिए। उनका मानना था कि एक कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर भी बनाने की कोशिश करे। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है ताकि दर्शक ऐसे दृश्यों को देखने के लिए सिनेमा हॉल की ओर खींचे चले जाएं। त्रासद स्थितियों का अर्थ है दुखद स्थितियों का, और ग्लोरीफाई का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का अर्थात दुखद स्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि ऐसे दृश्यों को देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल की ओर खींचे चले जाएं और टिकट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें और फिल्म निर्माता को अधिकाधिक लाभ हो। अगर फिल्मों में कहीं त्रासद अर्थात दुखद स्थितियों का वर्णन किया जाता है तो उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। दुख को इतना अधिक भयानक रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वो लोगों को भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की ओर आकर्षित हो सकें। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन का अर्थ यह है कि एक निर्माता के रूप में स्वयं राज कपूर भी तीसरी कसम के समान ही भावपूर्ण और साहित्यिक फिल्म का निर्माण करना चाहते थे। शैलेंद्र की इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता था मानो राज कपूर जो चाहते थे वही शैलेंद्र ने कर दिया है। राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन का खिताब हासिल था। वे अपनी आंखों से अभिनय करने और भावनाओं को प्रस्तुत करने में माहिर थे, और शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे जो भावनाओं को कविता का रूप देने में माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी के रूप में शब्द दे दिए थे, और राज कपूर ने भी उनको बड़ी ही खूबी से निभाया। शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे वे सभी बहुत पसंद किए जाते रहे हैं। शैलेंद्र ने कभी भी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया। वे अपने गीतों में भावनाओं को अधिक महत्व देने वाले थे, ना कि अपने गीतों को कठिन बनाने वाले। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी,
यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे, क्योंकि इसमें सच्ची भावना झलक रही है। उनके गीत नदी की तरह शांत तो लगते थे, परंतु उनका अर्थ समुद्र की तरह गहरा होता था। उनका मानना था कि एक कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर भी बनाने की कोशिश करे। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र में अनेक विशेषताएं थीं। शैलेंद्र गीतकार होने के साथ साथ कवि हृदय भी रखते थे, जिससे उनके गीतों में भाव प्रवणता होती थी। उनके गीतों में संवेदना तो होती थी, पर वे दुरूह नहीं होते थे, अर्थात उनके गीत समझने में कठिन नहीं होते थे। उनके गीतों में लोक जीवन तत्व मौजूद था, जिससे उनके गीतों को अधिकांश लोग पसंद करते थे। इसके अलावा वे अपने गीत केवल अभिजात्य वर्ग के लिए ही नहीं लिखते थे, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए लिखते थे। उनके गीतों में बसी करुणा में भी प्रेरणा होती थी, जो जन सामान्य को उत्साहित करती थी। शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे, वे सभी बहुत पसंद किए जाते रहे हैं। शैलेंद्र ने कभी भी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया। शोमैन का अर्थ है अत्यंत प्रसिद्ध और आकर्षक व्यक्तित्व, जो अपने अभिनय से लोगों को आकर्षित कर सके, अपने निभाए गए किरदार से जो सबको मनोरंजित करे और अंत तक लोगों को अपने अभिनय के साथ जोड़ कर रखे। ये सारी खूबियां राज कपूर में कूट कूट कर भरी थीं। इसीलिए लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की थी, क्योंकि उनका मानना था कि दर्शकों को 4 दिशाएं तो समझ आ सकती हैं, 10 दिशाओं का ज्ञान नहीं है। सामान्यतः दिशाएं 4 ही होती हैं, और संगीतकार जय किशन भी 4 दिशाओं का ही प्रयोग करना चाहते थे। राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों के आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि शैलेंद्र फिल्म का निर्माण धन यश के लिए नहीं बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे थे। राज कपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है, इसलिए उन्होंने एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी परिचित करवाया। परंतु शैलेंद्र तो भावनाओं में बहने वाला कवि था, जिसे ना तो अधिक धन संपत्ति का लालच था, ना ही नाम कमाने की इच्छा। उसे तो केवल आत्मसंतुष्टि की कामना थी। तीसरी कसम फिल्म की मुख्य कहानी में जो भावनाएं थीं, वे शैलेंद्र के दिल को छू गई थीं और वे इस फिल्म को बनाने का मन बना चुके थे। तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व जैसे हीरामन की आत्मा में उतर गया था। तीसरी कसम फिल्म में अभिनेता राज कपूर ने हीरामन नामक गाड़ीवान की भूमिका निभाई, जो भुच्च देहाती था, अर्थात बिल्कुल गांव वाला था, बिल्कुल देहाती था। जिस समय राज कपूर यह भूमिका निभा रहे थे, उस समय तक वे ख्याति प्राप्त अभिनेता के रूप में जाने पहचाने जाते थे, अर्थात वे बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिल चुकी थी। उन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन का खिताब मिल चुका था। लेकिन तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने अपने उस महान व्यक्तित्व को पूरी तरह से हीरामन बना दिया था। पूरी फिल्म में राज कपूर कहीं पर भी हीरामन का अभिनय करते हुए नहीं दिखे, बल्कि वे तो खुद ही हीरामन बन गए थे। ऐसा हीरामन जो हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर प्यार दिखाता है, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर अपना सब कुछ हारने को तैयार है और हीराबाई के गुस्सा हो जाने पर अपने आप को ही दोषी ठहराता हुआ सच्चा हीरामन बन जाता है। इस तरह उनका महिमामय व्यक्तित्व हीरामन की आत्मा में उतर गया था। लेखक ने लिखा है कि तीसरी कसम फिल्म ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि फिल्म निर्माता मूल कहानी के साथ इतनी छेड़छाड़ और काट छांट करते हैं तथा इतने मसाले और लटके झटके शामिल करते हैं कि मूल कहानी कहीं खो सी जाती है तथा उसका स्तर गिर जाता है। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम पर आधारित है और शैलेंद्र ने इस साहित्य के सभी पात्रों, भावनाओं, घटनाओं को हूबहू दर्शाया है। कहानी का एक छोटे से छोटा भाग, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह से दिखाई गई हैं। राज कपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है
और यह एक भावनात्मक फिल्म है। इसलिए उन्होंने एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी परिचित करवाया। परंतु शैलेंद्र तो भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति था, जिसको ना तो अधिक धन संपत्ति का लालच था, ना ही नाम कमाने की इच्छा। उसे तो केवल अपने आप से संतोष की कामना थी। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थीं, उनको समझना किसी मुनाफा कमाने वालों के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था, उनको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता था। शैलेंद्र ने मूल कथा को यथारूप में प्रस्तुत किया था। इन सभी कारणों की वजह से लेखक ने लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।